फर्स्ट थ्री चैप्टर फर्स्ट जी थ्री फर्स्ट थ्री थ्री। ओके। मैम आपने कहा था कि आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बता देंगी जो हमने करने हैं, मगर आपने ओके मीन्स टॉपिक 2.2 को स्टडी करना है आज हमने। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जी मैम। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है थोड़ा 5-10 मिनट लगाएंगे नमाज की वजह से, तो वेट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैम जी 2.1 की एग्जांपल 3 तो समझा दें। 2.1 की एग्जांपल 3 2.1 एक्सरसाइज की। दिस वन। जी मैम। 1000 जी स्टूडेंट, इस एग्जांपल वेलोसिटी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे आप? जी मैम। ओके ओके ये सीएन टावर जो है ये आपको टोरंटो में जिसकी शेप है वो नज़र आ रही है। इसी को वो डिस्कस बेसिकली कर रहे हैं वेलोसिटी प्रॉब्लम्स के लिए। वेलोसिटी आपकी बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Suppose that a ball is dropped from the upper observation deck of the CN Tower in Toronto 450 मीटर above the ground। बॉल जो है वो 450 मीटर अबव द ग्राउंड जो है वहाँ से नीचे ड्रॉप की जाती है, ठीक है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स के बाद जो है वो आपने बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है कि 5 सेकेंड के बाद जो है आपकी बॉल ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है? सो through experiments carried out 4 centuries ago, Galileo discovered that the distance fallen by any freely falling body is proportional to the square of the time t has been falling। गैलीलियो ने उसने कहा कि ये डिस्कवर किया था कि डिस्टेंस फॉलन बाय एनी फ्रीली फॉल, जो बॉडीज जो है या जो ऑब्जेक्ट्स जो है फ्रीली फॉल करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन फॉलिंग, दैट इज दिस। के ये प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के स्क्वायर के। मीन्स आपने न्यूटन्स जो लॉ है वो डिस्कस किए होंगे, तो जो ग्रेविटी आपने डिस्कस की है किसी भी चीज़ की मूव करने की फ्रॉम अबव टू बिलो, वो हमेशा आपके पास क्या होती है? एस इंटू टी 4.9 टी स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्टेंस, टी रिप्रेजेंट्स द टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट से जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है? 4.9 टी स्क्वायर है। दिस मॉडल फॉर फ्री फॉल निगलेक्ट्स एयर रेजिस्टेंस। उसने कहा ये जो मॉडल है ये जो एयर रेजिस्टेंस है, मीन जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं अबव से बिलो की तरफ, तो बाज़ का ऐसा होता है कि सूरत हाल ये होती है कि हवा चल रही होती है या बारिश हो रही है, तो उसने कहा जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है उनको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर ऐसी कोई भी रेजिस्टेंस है तो हम उसको बॉदर नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि बॉल फ्रीली कैसे नीचे की तरफ जो है वो मूव करती है। If the distance fallen after t second is denoted by SST, उसने
का जो डिस्टेंस है टी सेकंड के बाद उसको हम किससे डिनोट करते हैं, s इंटू टी से, एंड मेजर्ड इन मीटर्स, और उसको हमेशा जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। देन गैलीलियोस लॉ एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन s इंटू टी इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू है जो कि हमारे पास गैलीलियोस लॉ के मुताबिक हमेशा ही 4.9 टी स्क्वायर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे फॉल करने की। Okay, so the difficulty in finding the velocity after 5 seconds is that we are dealing with a single instant of time t is equal to 5, so no time interval is involved। उसने कहा कि हमें यहाँ पर भी जैसा पीछे आपको एग्जांपल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी, कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ था। आपने एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस की थी, तो एग्जांपल नंबर 1 में उसने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर आपने रेट ऑफ चेंज या आपने इक्वेशन स्लोप जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वहां पर भी हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई थी। तो हमने क्या किया था, उसके नजदीक तरीन एक दूसरा पॉइंट जो है वो चूज कर लिया था। ऐसे था स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 में। यस जी मैम। मैम। यस मैम। जब आपको दूसरी वैल्यू नहीं दी गई तो हम अपने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अपनी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एक नजदीक तरीन एक दूसरा पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 5.1। पहला तो हमें 5t सेकेंड्स जो है सेकेंड 5 सेकेंड दिए गए हैं कि इस पे आपने मेजर करनी है वेलोसिटी, तो हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नहीं मेजर कर सकते, तो हम एक दूसरा नजदीक तरीन एक और पॉइंट ले लेते हैं 5.1। नाउ वी आवर एवरेज वेलोसिटीज चेंज इन पोजीशन टाइम elapsed। सो चेंज इन पोजीशन आपकी s इंटू 5.1 माइनस एस इंटू 5 है, और ये आपके पास क्या है 5.1 माइनस 5, ठीक है। मीन्स टाइम जो आपने सेकेंड्स में मेजर किया था नीचे वो होगा t2 माइनस t1, s इंटू t2 माइनस s इंटू t1। ओके, सो s इंटू t2 4.9 इंटू 5.1 स्क्वायर, ये आपको आंसर देगा, और ये 4.9 इंटू 5 स्क्वायर, ये आंसर देगा 0.149 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट सिमिलर कैलकुलेशन, ये दैट इज आवर एवरेज वेलोसिटी। जो आपने बेसिकली अपनी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी वो सिर्फ यही है कि जो एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज 59.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिक काम आपका सिर्फ यही था। आगे जो आपको टेबल है वो ये शो करवा रहा है कि अगर हम टाइम इंटरवल्स डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर ले लेते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि 5.1 हमने टाइम लिया है, हम डिफरेंट टाइम्स लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस तरह से आ रही है, वो जो कंडीशन जो है वो आपको दी गई हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज जो है उसने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की हुई है। So if you're taking the instantaneous velocity, अगर आपने instantaneous velocity डिस्कस करनी है, that is the limiting velocity of the average velocity। average velocity की आप limiting value ले लें, वो आपके पास instantaneous velocity जो है वो आ जाएगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको मेजर कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। आगे जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या होती है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हमेशा क्या होता है, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ सिकेंड लाइन। इस पॉइंट दो पॉइंट्स के दरमियान उसने फाइंड की है, यहाँ पे मजीद दो पॉइंट्स के दरमियान ही वो फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आपको इंटरवल्स की एक ही वैल्यू गिवन दी हुई हो, तो आपने हमेशा एक दूसरी वैल्यू जो है उसके नज़दीक तरीन सपोज करके अपनी कैलकुलेशन या अपनी एवरेज वेलोसिटी या अपनी एवरेज वैल्यू किसी भी इंटरवल्स के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में स्टूडेंट्स? 40 मैम। 40 ही है? नहीं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 49। ओके स्टूडेंट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन, अगर आपको ये पता चल गया कि आपने एवरेज वेलोसिटी या लिमिटिंग वैल्यू जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड आउट करनी है, तो अब हम अपने मेन जो हमारे बेसिक को
ताकि आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि ये आपने किस तरह से करना है। बेटा अपनी वीडियो वगैरह जो है आपकी अपनी बंद कर लें वो। अच्छा, ये ग्राफ आपके सामने है, ये मैंने किस फंक्शन का बनाया है, मेरा ख्याल है जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कस की थी वो उसका ग्राफ है। ओके, अब ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जब हम x को 1 को अप्रोच करते हैं तो 1 के ऊपर इट्स सेल्फ फंक्शन क्या है आपका, अनडिफाइंड है। नो डाउट कि जब आपने इसके ऊपर 1 पर लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 आपके पास किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 2 पे। ओके, अब जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इट्स सेल्फ 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब x प्लस 1 फंक्शन ये है बेसिकली, यहाँ से जब इसको हम सूटेबल फॉर्म में लेते हैं तो x फंक्शन ये है। इट मीन जब आप डिफरेंट 1 की नेबरहुड वैल्यूज पुट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इट्स सेल्फ 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो 2 है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे होल रखा है। ओके, ये तो है जब आपने इस फंक्शन को डिस्कस करना है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपको फंक्शन ही ये दे दिया जाता है, ये फंक्शन नहीं दिया जाता, मीन स्टार्ट में ये 1 पे अनडिफाइंड है, लेकिन अगर आपको ये फंक्शन कहा जाए, ये फंक्शन और ये फंक्शन बेसिकली इनके ग्राफ में डिफरेंस है। ओके, अब है तो ये भी वैसा ही फंक्शन लग रहा है, लेकिन इस फंक्शन का जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। इट सेल्फ 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे होल है। ओके, अब अगर आपका फंक्शन ही इस तरह का हो कि फंक्शन की आप 1 हम कहें कि फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड करें तो इट सेल्फ 1 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, 1 पे हमें आंसर मिल रहा है दैट इज 2। अब भी ग्राफ वैसा ही है, लेकिन अब 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड है, इसलिए हमने ग्राफ को फिल कर दिया। ये दो कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपके क्लियर हैं? यस मैम। डिफरेंस कहाँ पे आया, ग्राफिकल अप्रोच में आया। डिफरेंस आपका कहाँ पे आया, ग्राफिकल अप्रोच में आया। नो डाउट कि यहाँ पे इस चीज को देखें और इस चीज को जब आप देख रहे हैं तो आपको एक जैसी लग रही है, लुक लाइक सेम, बट दिस टेल्स अस दैट फंक्शन इज अनडिफाइंड ऑन 1 एंड दिस फंक्शन रिप्रेजेंट फंक्शन इज इटसेल्फ डिफाइंड ऑन 1 के इटसेल्फ 1 के ऊपर भी आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ओके, समझ आ गई दोनों का डिफरेंस? यस मैम। ओके, Yes, नो ma'am. अब वी मूव ऑन द सेम फंक्शन। अब हम ले लेते हैं फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ये x प्लस 1 बेसिकली इसी फंक्शन से बनाया है मैंने, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, जब x 1 के इक्वल नहीं है, मीन 1 को अप्रोच करता है। और फिर ऑथर आपको खुद से एक वैल्यू दे देता है कि x पे 3 वैल्यू भी फाइंड आउट है। अब देखें, अब जब ग्राफ बनेगा तो फिर 1 के ऊपर फंक्शन क्या है, इस फंक्शन के ऊपर 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड थी जो कि 2 थी, तो हमने वहाँ होल रखा, लेकिन एक वैल्यू 1 से उसने खुद से दे दिया कि 1 पे 3 आंसर है हमारे पास, तो जब 1 3 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया। एक 3 तरह की कंडीशंस आगे आपकी डिस्कस होंगी। एक तो ये कि जब फौरन से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो तो आपके ग्राफ में होल आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर इट्स सेल्फ उस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिटिंग वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लें तो ग्राफ जो बनेगा वो फिल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उस फंक्शन को इस तरह से दे दिया जाए कि उसके ऊपर तो अनडिफाइंड ही हो, लेकिन आपको जो राइटर है वो खुद से या ऑथर जो है वो खुद से एक वैल्यू दे देता है, तो आपने पहला ग्राफ तो वैसे ही बनाना जैसे 1 के ऊपर 2 था तो अनडिफाइंड होल, लेकिन 1 के ऊपर एक हमें वैल्यू मिल रही है 3 जिसको हम फिल कर देते हैं। तो ये 3 तरह की कंडीशंस हम लिमिट के अंदर डिस्कस करेंगे बार बार। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम लिमिट के फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन की तरफ मूव करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम ये थर्ड पॉइंट एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा। बेटा थर्ड पॉइंट में आपको फंक्शन इस तरह से दिया जाएगा, जो पहला फंक्शन है वो तो आपका यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम कहेंगे कि फॉर एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि 1 के ऊपर ये अनडिफाइंड हो रहा था ना। जी मैम। जब 1 के ऊपर अनडिफाइंड था तो जैसे पहला ग्राफ है वैसे ही बन गया, ठीक हो गया। फिर जी एक मैम। खुद से वैल्यू दे दी जाती है। मैं यहाँ पे आपको 4 भी दे सकती हूँ, मैं वहाँ यहाँ पे आपको 0 भी दे सकती हूँ, 5 भी दे सकती हूँ। 1 के ऊपर इट सेल्फ एक वैल्यू खुद से भी दे दी जाती है कि 1 के ऊपर ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो उसको आपने फिल करना है। ये कंडीशन अभी यूज इतनी नहीं होगी, ये कंटिन्यूटी में जाके यूज होगी कि 1 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिटिंग वैल्यू पे भी डिफाइंड हो, और अगर सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर सेम ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसा कि लिमिटिंग वैल्यू पे आंसर मेरे पास 2 आ रहा था, अगर मैं कह देती कि x इक्वल टू 1 पे मेरे पास 2 ही आंसर है
तो फिर यहाँ पे ये होल फिल हो जाना था, फिर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना था। अब यहाँ पे आंसर 2 मिलता है, यहाँ पे 3 है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी में। आपका ये कॉन्सेप्ट पहला दोनों का क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये समझ आ गई है आप लोगों को? Yes, जी मैम। ma'am. Yes, ओके, ma'am. नाउ वी मूव ऑन यस मैम। डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। Let's investigate the behavior of the function f defined by f of x equal to x square minus x plus 2 for values of x near 2। अब स्टूडेंट्स हमने इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो नियर टू फाइंड आउट करना है। नो डाउट कि इट्स सेल्फ 2 के ऊपर भी ये फंक्शन डिफाइंड है, 2 के ऊपर भी ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर इट्स सेल्फ पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड हो और उसकी नेबर में भी इसके रिजल्ट्स आ रहे हों, तो फिर इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर भी होल नहीं बनेगा। 2 के ऊपर इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है? 4। क्लियर है? अगर 2 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड होता तो फिर यहाँ होल आ जाना था, जो कि उसने नहीं दिया। इट मीन्स 2 के ऊपर इट सेल्फ भी फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन जो है वो एक स्मूथ वे के साथ चलेगा। हमने 2 की नेबरहुड में इसका बिहेवियर जो है वो भी चेक करना है। अब 2 की नेबरहुड में जब आपने इसका बिहेवियर चेक आउट करना है, बेटा लिमिट में दो तरह की सिचुएशन होंगी। एक इट्स सेल्फ, जिस पॉइंट के ऊपर आपने जिस पॉइंट के नेबर में बिहेवियर चेक करना है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड भी हो सकता है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं भी हो सकता। तो जब उस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड होगा तो जो ग्राफ बनेगा उसमें कहीं पर भी होल नहीं आएगा। अगर उस पॉइंट के ऊपर इट सेल्फ फंक्शन डिफाइंड ना हो तो फिर हमारे पास ग्राफ में होल आ जाता है और हम उसकी नेबरहुड में ही बिहेवियर चेक करते हैं। अब पहली कंडीशन ये है कि जिस फंक्शन के हमने कहा कि लेट्स इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स नियर टू, 2 की नियर वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर जो है वो हमने चेक करना है। अब उसने कहा कि आप 2 की नेबरहुड वैल्यूज़ पे बिहेवियर चेक करें। इट्स सेल्फ 2 पे भी तो हम बिहेवियर चेक करेंगे, तो 2 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है और आपको आंसर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। क्लियर है बेटा? जी मैम। ओके, अब इट्स सेल्फ 2 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है और 2 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 4 होगा। 4 में से आप -2 करेंगे, +2 करेंगे तो -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। ओके, तो 2 के ऊपर इट्स सेल्फ भी फंक्शन डिफाइंड है। हम 2 की नेबरहुड जो है उसमें भी उसका बिहेवियर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेबरहुड पॉइंट्स आपके क्या होते हैं। अगर 2 की नेबरहुड है तो 2 आपका 3 तक जाएगा और 2 आपका 1 तक जाएगा। तो हमने 2 से 1 के दरमियान और 2 से 3 के दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स जो है उन पे बिहेवियर चेक किया है। बेटा ये डिस्कशन आप लोग ना अपनी, मतलब अगर इस तरह की कोई बात समझानी हो, ये समझनी हो, एक अलग से अपना ग्रुप भी बना लें। बात बच्चों को कुछ चीज़ों का नहीं पता होता तो एक ग्रुप में ना आप लोग इस तरह की डिस्कशन करते रहा करें। आप सबको पता होना चाहिए। सिर्फ आपका ये मकसद नहीं है कि आपने जूम मीटिंग का लिंक क्लिक किया और जूम को ऊपर से देख लिया। कल को आपकी प्रेजेंटेशन होगी, सारा कुछ, तो थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहा करें। अपने पर्सनल ग्रुप में इस तरह की डिस्कशन करते रहा करें। आपको पता होना चाहिए आपने एक मीटिंग खुद से कैसे अरेंज करनी है, आपने होस्ट कैसे करना है, आपने पिक्चर अपनी स्क्रीन को कैसे शेयर करना है, कैसे जूम करना है। ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते रहें ताकि आगे फिर आपको कोई मुश्किल ना हो। बाकी कोई भी इशू हो तो वो बेशक आप डिस्कस किया करें।
जी नुमान इकबाल, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैम मेरा सिग्नल प्रॉब्लम है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। मेरा सुबह से सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों आज। ठीक है बेटा, आप उनको सीआर को कह दीजिएगा कि वो आपकी अटेंडेंस आप सेंड कर दें, या जीआर जो मुझे अटेंडेंस भेजते हैं, ठीक है, क्लास में। जी जो बेटा अटेंडेंस आप लगाएं वो नुमान इकबाल जो है, इनकी अटेंडेंस जो है वो भी साथ लगा के मुझे नहीं आ सेंड रही। कर। जी ओके मैम। ओके। अच्छा जी, अब हमने टू की जो नेबरहुड है उसमें बिहेवियर चेक किया। टू की नेबरहुड में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कहाँ तक गए हैं। टू से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे गए हैं तो वन तक गए हैं, और टू से राइट हैंड साइड पे गए हैं तो हमने थ्री तक उसका बिहेवियर जो है वो चेक किया है। मीन 1.999, ये 1.95, 1.91। अच्छा, सिर्फ उसने टू की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका बिहेवियर चेक किया है, टू की राइट साइड पे वो नहीं कर रहा। तो अगर आप, अच्छा ठीक है, इस साइड पे, सॉरी मुझे यहाँ समझी शायद ये टू की राइट साइड पे उसने जो बिहेवियर चेक किया वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्री तक मूव किया। ओके, अब हमने डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बिहेवियर मूव कर लिए। ओके, अब आपको कहा जाए कि आपने दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करना है, तो आप हर दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड कर सकते हैं, आपको टेबल ने बता दिया। लेकिन हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करने को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ लिमिट फाइंड करने को जो कहा जा रहा है, तो हम अपनी लिमिट की तरफ ही आएंगे। फ्रॉम द टेबल एंड द ग्राफ ऑफ एफ parabola shown in figure 1, we see that the closer x is to 2 on either side of 2, the closer f of x is to 4। 2 के ऊपर फंक्शन का आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। उसने कहा जितना हम पॉइंट्स 2 से क्लोज 3 लेंगे उतना फंक्शन जो है वो 4 से क्लोज 3 होता जाएगा। अगर मैं 2 के बहुत क्लोज पॉइंट लूंगी तो वो ये है 1.99, तो फंक्शन उतना ही 4 के नज़दीक 3 है, 3.99। जितना मैं 2 से दूर हो जाऊंगी, 1 तक जाऊंगी, उतना मेरा आंसर 4 से दूर हो जाएगा। वो 4 से पूरे 2 पॉइंट्स दूर चला गया है। इसी तरह 2 से जितना नज़दीक रहेंगे, आंसर 4 के नज़दीक 3 है, 4 से अबव फॉर्म में है ये वाला। लेकिन जितना हम 2 से दूर जाएंगे, आंसर भी 4 से बहुत दूर चला जाएगा, अपवर्ड फॉर्म में 8 पे पहुंच गया है यहाँ 4 से। तो ये बिहेवियर है हमारा कि जितना हम अपने पॉइंट के क्लोज 3 रहते हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ भी फंक्शन की वैल्यू के नज़दीक 3 या लिमिटिंग वैल्यू के नज़दीक 3 रहती हैं। जितना हम 2 से दूर चले जाएंगे उतना हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो 4 से दूर होती जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In fact, it appears that we can make the values of f of x as close as we like to 4 by taking x sufficiently close to 2। इससे ये पता चलता है कि जितनी हम क्लोज 3 वैल्यू 2 की लेते जाएंगे, हमारा फंक्शन जो है वो 4 के नज़दीक 3 होता जाएगा। वी एक्सप्रेस दिस बाय सेइंग दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x as x approaches to 2 is equal to 4। मैं कहा ये सारी जो हमने अभी डिस्कशन की, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि जैसे ही x2 को अप्रोच करता है, उसका ये मतलब है कि जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच करना शुरू कर देता है। जैसा ही हम 2 से बहुत दूर जाते हैं तो हमारा फंक्शन भी 4 से दूर होता जाएगा। तो x को अप्रोच करने के लिए, 2 को अप्रोच करने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 की तरफ चले जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 की तरफ चले जाएं। Now limit x approaches to 2x square minus x plus 2 equal to 4। In general we use the following notation। उसने कहा जनरल हम डेफिनेशन अब दे सकते हैं कि जब फंक्शन 2 को अप्रोच करता है, सॉरी जब वेरिएबल 2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन 4 को अप्रोच करता है। Okay. Intuitive definition of the limit suppose f of x is defined when x is near the number है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है इज डिफाइंड व्हेन x इज नियर द नंबर है। जब x नंबर a के नज़दीक 3 है, ये आपका नंबर a है, x इसके नज़दीक 3 है, तो फंक्शन आपका क्या है, डिफाइंड है। ये हमने सपोज कर लिया। This means that f is defined on some open interval that contains a except possibly at a itself, then we write limit x approaches to a f of x equal to l, and say that the limit of f of x as x approaches a equal to l. If we can make the values of f of x arbitrarily close to l, as close to l as we like, by restricting x to be sufficiently close to a on either side of a but not equal to a। और पीछे आपने दो तरह के बिहेवियर देखे जिनको मैंने आपको ग्राफ के जरिए भी दिखाया था कि एक हमारे पास क्या था, इट्स सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड था,
और एक इटसेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं था लेकिन उसकी नेबरहुड में डिफाइंड था। तो जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जो लिमिट की डेफिनेशन है, वो हमें क्या बता रही है, आपने स्टेटमेंट पे फोकस करना है। सपोज फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज नियर द नंबर ए। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है जब x नंबर ए के नज़दीक तरीन है। तो जब x इन नंबर्स के नज़दीक तरीन है, हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। एक्सेप्ट पॉसिबली एट इट सेल्फ, एक्सेप्ट पॉसिबली एट इट सेल्फ का ये मतलब है कि ए के ऊपर वो डिफाइंड हो भी सकता है, ए के ऊपर वो डिफाइंड नहीं भी हो सकता। स्टूडेंट्स क्लियर है? एक्सेप्ट पॉसिबली पॉसिबल है कि ए के ऊपर वो डिफाइंड हो भी या ए के ऊपर डिफाइंड ना भी हो। दोनों सूरतों में जो लिमिट की डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि हम जो बिहेवियर है वो नेबरिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम पॉइंट को इतना बॉदर नहीं करते कि पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। हमने सिर्फ लिमिट की बात करनी है कि उसकी नेबरहुड पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस आप मैम। बोले अगर किसी भी पॉइंट से समझना है तो आप पूछ लें। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको ये बता देता है कि आपने बिहेवियर सिर्फ नेबरहुड पॉइंट्स पे चेक करना है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ये लिमिट में हम इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन जब हम कंटिन्यूटी में जाएंगे तो वहाँ हमें हमेशा ज़रूरत होगी ये देखने की कि पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ओके, so when limit exists, we roughly speaking that we use the notation limit x approaches to a f of x equal to n, or how we can say that when x approaches to a f of x approaches to n। लिमिट में हम यही कहते हैं कि जब x a को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन हमारा, जैसा कि हम कहते हैं when x approaches to 2 फंक्शन approaches to 4, n हमारे पास 4 है। Note the phrase but x is not equal to a in the definition of the limit. This means that in finding the limit of f of x as x approaches a, we never consider x equal to a। उसमें हम ये कंसीडर नहीं करते कि x a के इक्वल है, बल्कि हम ये कहते हैं कि x क्या है, a को अप्रोच कर रहा है। In fact, f of x need not even be defined when x equal to a। जरूरी नहीं है कि हमेशा f of x a के ऊपर डिफाइंड हो, वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। The only thing that matters is how f is defined near a। मैटर सिर्फ ये करता है कि a की नेबरहुड में f कैसे डिफाइंड है। तो अभी मैंने आपको पहले भी 3 ग्राफ दिखाए थे, ये ग्राफ भी वही बिहेवियर शो कर रहे हैं। पहला ग्राफ जो है वो ये बता रहा है कि आपने a की नेबरहुड में अगर इसको चेक किया है तो इटसेल्फ a के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे होल है। ओके, दूसरा ग्राफ आपको ये बता रहा है, ये वाला सी ग्राफ ये बता रहा है कि ए के नेबरहुड में तो फंक्शन डिफाइंड है लेकिन इटसेल्फ ए के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए होल रख दिया। तीसरा जो ग्राफ है वो आपको ये बता रहा है कि इटसेल्फ ए के ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था लेकिन एक खुद से वैल्यू दे दी गई थी जिसके ऊपर फंक्शन ए के ऊपर मीन्स आपको कह दिया जाए कि फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ए पे आपने होल डाल देना है। जो पहले मैंने पेजेस पे 3 ग्राफ आपको दिखाए थे, अगर आपने वो पढ़ लिए तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों ग्राफ की समझ आ गई होगी कि ये कैसे या आर्बिट्रेरी ग्राफ ड्रा किए हुए हैं। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम रिपीट कर दें मेरा। बेटा पहला ग्राफ आपको ये बता रहा है कि इट सेल्फ पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है और उसकी नेबरहुड में भी फंक्शन डिफाइंड है। मीन्स अगर ए को मैं 2 लेती हूँ तो 2 से 3 तक भी फंक्शन डिफाइंड है, 2 से 1 तक भी फंक्शन डिफाइंड है, इट सेल्फ 2 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि ग्राफ में कहीं पर भी कोई होल नहीं है। दूसरा ये ग्राफ बता रहा है कि ये 2 से आगे और 2 से पीछे नेबरहुड पॉइंट्स पे डिफाइंड है, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इट सेल्फ 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड या ए के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए होल है। तीसरा ग्राफ बता रहा है, तीसरा ग्राफ आपको जो मैंने दी थी एक एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और 3 वैल्यू मैंने खुद से दे दी थी। तो तीसरा ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि इट सेल्फ ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड नहीं थी लेकिन खुद से कह दिया कि जब ए हो तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये खुद से अगर आंसर दे दे तो फिर आपने वहां पे उस होल को फिल करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम।
जोर सी आवाज नहीं आनी चाहिए। क्लियर होगा तो मैंने आगे जाना है, अगर क्लियर नहीं है आपका तो आपने पूछ लेना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा आपको आगे समझ नहीं आएगी। आपको किसी भी पॉइंट से समझ नहीं आई तो आप दोबारा से पूछ लें, इसमें डरने झिझकने वाली कोई बात नहीं है। आप पूछें अगर आपको इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रही तो। मैम ये ग्राफ्स वाला रिपीट कर दे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। बेटा ये मैंने जो आपको ग्राफ बना के पहले दिखाए थे, मैं उन्हीं ग्राफ पे दोबारा आ जाती हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए यहाँ लिमिट की, क्योंकि लिमिट ने आगे सारी कैलकुलस में चलना है। फिर ये ना हो कि आप लोगों का ये देखो मैंने आपको 3 ग्राफ बना के दिखाए थे कि जहाँ पर 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फिर जो ग्राफ बना था 1 के ऊपर आंसर 2 तो आ रहा है, लेकिन 1 पे इटसेल्फ जब स्टार्ट किया था तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था, तो यहाँ पे होल आ गया। क्लियर है कि जब इटसेल्फ 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ना हो, सिर्फ उसकी नेबरहुड पॉइंट्स पे हो, तो वहाँ पे नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है, सिर्फ बेटा आपको नहीं आ रही, बाकी फ्रेंड्स को आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है आवाज। आ रही है मैम, आ रही है। जी मैम आ रही है। मैम ओके बेटा आपका फिर सिग्नल इशू थोड़ा सा हो सकता है यार। ओके अब जो दूसरा फंक्शन है इसमें इटसेल्फ 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, 1 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, तो जब इसका ग्राफ बना है लिमिटिंग वैल्यू पे भी डिफाइंड है, 1 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, मैं जहाँ f इंटू 1 पुट कर दूंगी क्या बन जाएगा 1 प्लस 1। लेकिन मैं जब इस फंक्शन में 1 पुट करती हूँ तो ये 1 माइनस 1 मुझे 0 दे देता है। लिमिटिंग वैल्यू पे तो ये डिफाइंड है, लेकिन इटसेल्फ 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। ये तो 1 के ऊपर भी डिफाइंड है, जब मैंने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 मुझे क्या आंसर दे रहा है, 2 दे रहा है। लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल वैसा होगा, लेकिन उसमें होल नहीं होगा क्योंकि 1 के ऊपर आंसर फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। अब मैंने जब तीसरा फंक्शन पुट किया है x से ग्रेटर और लेस वैल्यू के लिए, तो 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसने कहा x 1 के इक्वल नहीं है इस फंक्शन में। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू में मेरे पास ये ग्राफ आ गया, लेकिन इसके साथ साथ x के साथ एक खुद से वैल्यू दे दी है कि जब x 1 है तो फंक्शन 3 है, तो 1 इंटू 3 पे जाके आपका एक होल आ जाए। क्लियर? यस मैम क्लियर है। ओके अब हम इसी चीज को लेके बुक की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास पहला ग्राफ ये बता रहा है कि सेल्फ पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट है। दूसरा ग्राफ ये बता रहा है कि उसके ऊपर डिफाइंड नहीं है इसलिए होल आ गया। तीसरा ये बता रहा है कि सेल्फ उसके ऊपर होल नहीं है। पहले तो ये सेम ऐसा ही है, लेकिन खुद से भी एक वैल्यू दे दी आपने कि 1 पे आप सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू 2 है, फिर आपने ग्राफ को इस तरीके से बनाना। ओके अब हम ये कह फंक्शन लेते हैं, गैस द वैल्यूज ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी आप लिमिट को बिल्कुल एक साइड पे रखें। आप कहें कि आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। तो जब आप 1 पुट करते हैं फंक्शन में, लिमिट को आपने नहीं देखना, आप सिर्फ इतने फंक्शन को उठा लें। आप इसमें 1 पुट करें तो क्या ये फंक्शन इन्फिनिट है या डिफाइंड है? इनफिनिट। 1 के ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिट है, इट मींस 1 की नेबरहुड में हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे, 1 के ऊपर ये इन्फिनिट है। ठीक है, तो 1 के ऊपर अगर आप देखें इसको हम सॉल्व करें इस फंक्शन को f of x x minus 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट्स नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 1। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है जब हमारा फंक्शन f of x जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 1 पुट करते हैं ये क्या बन जाता है, इन्फिनिट बन जाता है। बट दैट डज नॉट मैटर, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि लिमिट में हम ये नहीं देखते कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है।
हमारा लिमिट के अंदर काम ये है कि हमने उसको उसकी नेबरहुड में चेक करना है। तो 1 की नेबरहुड बेटा क्या होगी? 1 से 0 तक और 1 से 2 तक। 1 से 0 तक और 1 से 2 तक। यस, 1 से 0 तक, 1 से लेस जाएगी तो 0 तक, और 1 से ग्रेटर जाएगी तो ऑलमोस्ट ये कहाँ तक जाएगी? 2 तक। उन्होंने 0.5 तक और 1.5 तक इसको एक्सटेंड किया है। जरूरी नहीं है, आप इसको 0 तक लेके जा सकते हैं, आप इसको 2 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है मैम ओके? एक बार ये एग्जांपल रिपीट कर दें प्लीज। कौन से? मैम यही एग्जांपल एक बार रिपीट कर दें, मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा इन्हीं ग्राफ्स के बिहेवियर को हम इस एग्जांपल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसके ग्राफ बने हुए हैं आगे, मैं अभी इसको बताती हूँ। अब ये एग्जांपल आपकी है, आपने सिर्फ इसको फंक्शन लेना है। जब इस फंक्शन को लेंगे, इसमें आप फौरन से 1 पुट कर दें तो 1 के ऊपर ये क्या है? इनफिनिट है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 1 पुट करते हैं ये क्या बन जाता है? इनफिनिट बन जाता है। मैम 0 नहीं आएगा आंसर? जी? 0 आंसर नहीं आएगा अगर नो इस नो बेटा, 0 क्यों आएगा? 1 - 1 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ओवर ये अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। ओवर x माइनस वन, x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 जो है वो आपका एक डिफाइंड आंसर है। ओके, सेम लाइक दिस, अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो 0/0 फॉर्म तब बनती जब उसको हम किसी हद तक सॉल्व ना कर सकते। ठीक है, हम उसको कुछ सूटेबल स्टेप्स तक सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस 1 आपको क्या आंसर देगा? 1 ओवर 1 प्लस 1 1/2 नहीं दे देगा? दैट इज दिस। ओके, अगर कुछ स्टेप्स सॉल्व करने के बाद भी फंक्शन 0/0 फॉर्म में रहता तो फिर उस पर हम लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा 5th चैप्टर में या 6 में जाके आएगा। अभी हमारे ये फंक्शन जो है कुछ स्टेप्स करने के बाद सॉल्वेबल फॉर्म में मौजूद हैं। ओके, तो स्टार्ट में हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको 1 पुट किया तो ये आपके पास इनफिनिट आ रहा है, लेकिन हम ये बॉदर नहीं करते कि सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, हम सिर्फ उसकी नेबरहुड की बात करते हैं। तो नेबरहुड में हम जाके देख सकते हैं एक्सेल नीचे और एक्सेल अबव फॉर्म में हर जगह पे आंसर मौजूद है, फंक्शन डिफाइंड है। ओके, but that does not matter because the definition of limit says that we consider values of x that are close to a but not equal to a। उसने कहा लिमिट का ये मकसद है कि हम सिर्फ जो नेबर वैल्यूज हैं उनको चेक करते हैं, हम एग्जैक्ट ए के ऊपर चेक नहीं करते कि उस पर डिफाइंड है या नहीं है। द टेबल एट द लेफ्ट तक उसने कहा हमने वैल्यूज जो है वो ली हैं दैट अप्रोच 1, जो 1 को अप्रोच करती हैं, बट आर नॉट इक्वल टू 1, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। On the basis of these values in tables, we make the guess that limit x approaches to 1 is equal to 0.5, कि जब x 1 को अप्रोच करता है तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो 0.5 को अप्रोच करती हैं। You can see that in this function कि सारी वैल्यूज जो है वो बेसिकली 0.5 को अप्रोच करती हैं। अब 0.5 के नजदीक नजदीक है, 0.5 ज्यादा वैल्यूज में आ रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट 0.49 0.5 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारी सारी नेबर्स वैल्यूज हैं वो किसको अप्रोच करती हैं? 0.5 के नजदीक नजदीक हैं, क्योंकि जब x एग्जैक्ट 1 को अप्रोच करता है फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 0.5 को। तो ये सारे आंसर आप देख सकते हैं 0.5 के ऑलमोस्ट क्लोज हैं। ओके, एग्जांपल 1 इज इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ ऑफ f इन फिगर 3। फिगर 3 में उसने इस ग्राफ को इलस्ट्रेट कर दिया। ओके, उसने ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ग्राफ बना दिया है। 1 की नेबरहुड में उसने पॉइंट लिए हैं 0 तक, और 1 की नेबरहुड से आके पॉइंट लिए हैं उसने 2 तक। तो ये ग्राफ बनता है आपका। ओके, लेकिन 1 के ऊपर जब 0.5 है तो वहां उसने होल दिया है, क्योंकि उसके ऊपर एक सेल्फ फंक्शन जो है वो हमारा अनडिफाइंड है। लेकिन दूसरा ग्राफिकल बिहेवियर उसने क्या दिया है? वो कहता है एग्जांपल 1 इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ ऑफ f इन फिगर 3। ये जो एग्जांपल 1 है ये इलस्ट्रेट कर रही है फिगर 3 को। नाउ लेट्स चेंज f।
slightly by give its value to when x equal to 1। उसने कहा हम इसी फंक्शन को चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये फंक्शन x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 इटसेल्फ 1 के ऊपर वो आपको खुद से वैल्यू 2 दे देता है। तो अब जो पहली फंक्शन है ये वाला, इसका बिहेवियर तो सेम वही है जो ये वाला है, यू कैन सी हियर सेम वही है, 1 के ऊपर होल है क्योंकि 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 पे खुद से एक वैल्यू दी है 2, उसको आपने फिल करना है, तो 1 के ऊपर 2 वैल्यू को आपने फिल कर दिया जाके। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम जी ये जो हमने ग्राफ बनाना है इसके लिए हमने रियल फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है या जो इसको सॉल्व करके फंक्शन निकलता है उसमें? बेटा रियल फंक्शन में, सॉल्व करके फंक्शन में नहीं, जो रियल फंक्शन है इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इटसेल्फ 1 के ऊपर ये हमेशा अनडिफाइंड फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है? इस फंक्शन में वैल्यूज पुट होगी आपकी। ओके मैम। Estimate the value of limit t approaches to 0 t square plus 9 minus 3 over t square। लिमिट की वैल्यू जो है वो आपने एस्टिमेट करनी है, तो 0 है, 0 को अप्रोच करा टी, 0 की नेबरहुड में आपने देखना है, हमने प्लस माइनस 0 1 लिया, 0 की नेबरहुड में आप क्या कर सकते हैं, 0 से 1 तक जा सकते हैं या 0 से -1 तक जा सकते हैं। तो हमने या प्लस 0.5 लिया या माइनस 0.5 लिया या प्लस 0.1 लिया या माइनस 0.1 लिया या प्लस 0.05 लिया या माइनस 0.05 लिया, उन सब पे हमने बिहेवियर जो है वो चेक कर लिया। अब as t approaches to 0 the values of the function seems to approach 0.1666 and we guess that 0.166 आपको आंसर मिलता है 1/6 पे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास t जो है वो 0 को अप्रोच करता है तो हमारी वैल्यू ने हमें ये गैस दिया है कि जो फंक्शन है वो हमारा ऑलमोस्ट 1/6 या 0.16 को अप्रोच कर रहा है, जो कि हमें सूटेबल फॉर्म में नज़र आ रहा है। इसी को अगर आपने एग्जैक्ट मेथड के फंक्शन को सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो भी मिल जाता है। तो वो मेथड भी आपने करके देख लेना है, आपको एग्जैक्ट 1/6 जो है वो आंसर दे देगा। तो ये बिहेवियर कंप्यूटराइज्ड है, इनको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लोज 3 पॉइंट्स के दरमियान बिहेवियर लिया हुआ है, ये हम बाय हैंड नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर ग्राफिंग है हमारी। जी ओके, एग्जांपल नंबर 3 है स्टूडेंट, गेस द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x। अब ये बेसिकली एक थोड़ा सा प्रूफ है पूरा, वैसे तो हम पुट करें साइन 0/0 तो ये वही बात है, हमें ये 0/0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म नज़र आती है, लेकिन बेसिकली ये अनडिफाइंड है नहीं, ये एक पूरा प्रूफ है जो कि थॉमस की बुक पे, पहले मैं थॉमस की बुक ही पढ़ाती थी, मुझे नहीं पता था कि इस पे इसका प्रूफ नहीं है और वो बुक भी मेरे पास नहीं है। इंशाल्लाह इसको हम उस प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और जो 5 एग्जाम्पल है ये उसी थ्योरम से रिलेटेड है। तो पहले हम इसका पूरा प्रूफ देंगे, ये एक बहुत ही मशहूर, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट प्रूफ है कैलकुलस के अंदर। गेस द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x अप्रोचेस टू 1। तो ये पूरा प्रूफ हम इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 जो है इसको डिस्कस करेंगे। उससे आगे हम चलते हैं, यहाँ तक तो था हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट पीछे कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो किसी फंक्शन की लिमिट हमेशा तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों इक्वल भी हों। अगर दोनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, कितने स्टूडेंट्स को नहीं आ रही? मैम आ रही है आवाज। मैम आ रही है, मैम आ रही है आवाज। आ रही है। Okay. अच्छा जी, अब इस फंक्शन को देखें आप जरा,
एक बहुत ही मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे से पॉइंट से आपको समझाऊंगी कि मैंने कहना है कि फंक्शन जो है इसको राइट साइड से भी अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है। जब राइट साइड से अप्रोच करता है तो हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 के ऊपर प्लस की नोटेशन देते हैं। उसका मतलब हमेशा ये होता है कि फंक्शन उसको राइट से अप्रोच करता है। बेटा किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही नामुल्ला, क्या मसला है? मैम शुरू नामुल्ला से समझ नहीं आ बेटा ये तो बात नहीं है कि शुरू से समझ नहीं आ रही, किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, वो पॉइंट तो आपने बताना है ना। ओके, अब जब लिमिट ने उसको राइट साइड से मैम या लास्ट लेफ्ट दो साइड, एग्जांपल समझ नहीं इसकी और इसकी, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल की आप बात कर रहे हैं? अब देखें बेटा, आप जब 1 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, जब राइट साइड से आप अप्रोच करते हैं हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो राइट साइड से अप्रोच करके फंक्शन जो है एग्जैक्ट 1 के ऊपर आंसर आपको क्या दे रहा है? 0.5। राइट साइड से जब अप्रोच करता है, अप्रोच करते करते वो कहाँ आ जाता है? 1.5 पे। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब है कि उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करते करते एग्जैक्ट 1 के ऊपर आके आंसर आपको क्या दे रहा है? 0.5। यस मैम। इट यस मींस मैम इसकी जी मैम। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और आंसर भी आपको दोनों इक्वल दे रही हैं। 0.5 पे ही आके वो लिमिटिंग वैल्यू दे रही हैं। तो लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और 0.5 है, इक्वल भी है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक छोटी सी दूसरी सिचुएशन जो है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगी। अब ये आपके दो ग्राफ हैं, आपसे ये मैं कहूं कि आपने 2 के ऊपर लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब 2 के ऊपर लिमिट फाइंड करने के लिए आपको दो तरह के ग्राफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जब 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 3 2 को जब अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्ट 2 के ऊपर आंसर क्या दे रहा है आपको? 1 दे रहा है। यस मैम और जब 1 से 2 की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, 1 से 2 की तरफ, तो फिर आंसर क्या दे रहा है? 3 3। 3 दे रहा है। जब उसने राइट साइड से अप्रोच किया तो लिमिट एग्जिस्ट की, वो 1 है। जब उसने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर रही है, वो 3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि 2 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। ओके, यस मैम। अब मैं बात करूंगी जी मैम। 4 की। अब मैं बात करूंगी 4 की। 4 को क्या अप्रोच करा? या 5 4 को अप्रोच करा, या 3 अप्रोच करा 4 को। अब जब 5 ने 4 को अप्रोच किया तो एग्जैक्ट 4 के ऊपर जाके उसने मुझे ऑलमोस्ट 2 आंसर दिया है यहाँ पे। ठीक है। जी मैम। और जब 3 ने 4 को यस अप्रोच मैम। किया है तो 3 भी आंसर 4 पे जाके 2 ही दे रहा है। सही है? यस मैम। यस मैम यस इट मैम। मींस यस 4 मैम। की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल भी हैं, तो 4 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर है। यस यस मैम मैम। अब हम बात करेंगे 0 की। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और 0 की राइट हैंड लिमिट -1 है। जब +1 ने 0 को अप्रोच किया है तो ऑलमोस्ट उसने आंसर 2.5 दिया है। 1 से अप्रोच करते करते वो 2.5 पे चला गया है। और जब -1 ने 0 को अप्रोच किया है तो -1 ने भी मूव करते करते 2.5 ही आंसर दिया है हमें। उसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 की एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी है। इट मीन 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। करती है। ओके, ग्राफिकल अप्रोच से समझ आ गई कि किसी पॉइंट की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है।
जब दोनों साइड से उसको अप्रोच करे और इक्वल भी आए तो फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके यस मैम मैम। 4 वाला जी पॉइंट मैम। रिपीट कर ले। बेटा 4 को उसके नेबर पॉइंट्स कौन से हैं, 5 है या 3 है? जब 5 ने 4 को अप्रोच करना है या 3 ने 4 को अप्रोच करना है, अब 5 के ऊपर एग्जैक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे जैसे वो इधर जा रहा है 4 को अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्ट 4 पे जाके उसने ऑलमोस्ट आंसर हमें क्या दिया है, 2 दिया है। ऐसे ही है, ठीक है ना? यस मैम। और जब 3 से 4 की तरफ वो गया है, हमारा ग्राफ 3 से 4 की तरफ उसने अप्रोच किया है, तो 3 पे 2 से कम वैल्यू थी, लेकिन जैसे जैसे वो 4 को अप्रोच करने लग गया उसका आंसर एग्जैक्ट यहाँ पे जाके फिर क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स 4 को अगर 5 ने अप्रोच किया है या 3 ने अप्रोच किया है तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और 2 ही आंसर दे रही है, 4 की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। अब अगर दोनों साइड से लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही हो और इक्वल भी हो किसी पॉइंट के ऊपर, हम हमेशा लिमिट पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं। हमने कंटिन्यूटी पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है, हम पूरे फंक्शन की बात नहीं करते, हम पॉइंट्स के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल भी हों तो उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट भी एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब टू साइडेड लिमिट का या लिमिट के एग्जिस्ट करने का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो फिर हम वन साइडेड लिमिट की बात करते हैं। फिर हम किस पे आ जाते हैं, वन साइडेड लिमिट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ठीक है? जी मैम। यस मैम। अब हमने ये जीरो देखा, हमने यहाँ इस फंक्शन के ऊपर जीरो की बात करनी है। हम जीरो के ऊपर लिमिटिंग बिहेवियर चेक कर रहे हैं। मैं फंक्शन को डिस्कस करने से पहले ग्राफ बता दूं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि जब जीरो को 1 ने अप्रोच करना है या -1 ने अप्रोच करना है तो दोनों तरह से आंसर सेम होना चाहिए था। जबकि जब -1 0 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, जब 1 0 को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। मेन जब -1 ने 0 को अप्रोच किया तो आंसर क्या दे रहा है, 0 ही दे रहा है। और जब 1 0 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 की एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों के आंसर डिफरेंट हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बल्कि हम कहेंगे कि 0 पे वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ राइट साइड लिमिट 0 की 1 के इक्वल है और लेफ्ट साइड लिमिट 0 की 0 के ही इक्वल है। मैम फिर यस मैम जो आपने की डायग्राम दिखाई थी जिसमें आपने 2 की भी और 4 की भी एग्जांपल दी थी, तो वो भी फिर वन साइडेड की एग्जांपल है। वो वन साइडेड की है। मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी। वो वन साइडेड, 4 के ऊपर 2 साइडेड है, लेकिन इटसेल्फ 2 के ऊपर वन साइडेड है। ओके मैम। ओके समझ, वहां ये जहन में रखना है कि 2 के ऊपर वन साइडेड है, 4 पे 2 साइडेड और 0 पे भी वो 2 साइडेड थी। ओके ओके अब 0 पे 2 ग्राफ हैं, ये आपको एक शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। 0 से जो लेस वैल्यूज हैं वो हमें आंसर 0 दे रही हैं, 0 के ऊपर आंसर 1 है। 0 के ऊपर इटसेल्फ तो हम बॉदर ही नहीं ना करते कि वो हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसकी लिमिट की बात करते हैं। तो 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए आंसर 1 है, 0 से लेस वैल्यू के लिए आंसर 0। मीन्स हम ये कहते हैं कि इफ द लिमिट एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन देन इट इज यूनिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये थ्योरम है। if the limit of the function या if the limit of the point exists then it is unique। ये यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगी तो यूनिक कब नहीं होती, या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों डिफरेंट हो जाएं तो यूनिक नहीं रहती। उस वक्त टू साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन की, ये जो हैवी साइड फंक्शन है, इसकी सिर्फ वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, या राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है या लेफ्ट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है। As t approaches 0 from the left, जैसे t जो है वो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है, h of t approaches 0, फंक्शन भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि ये फंक्शन भी 0 ही है।
एज टी अप्रोचेज जीरो फ्रॉम द राइट, जैसे टी राइट साइड से जीरो को अप्रोच करता है, एच ऑफ टी अप्रोचेज वन, फंक्शन किसको अप्रोच कर जाता है, वन को अप्रोच कर जाता है। देयर इज नो सिंगल नंबर दैट एच ऑफ टी अप्रोचेज एज टी अप्रोचेज जीरो, कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है कि जिसको एच ऑफ टी अप्रोच करा। एच ऑफ टी कभी जीरो हो जाता है, एच ऑफ टी कभी वन हो जाता है। Therefore, limit t approaches to zero, h of t does not exist. हम ये कहेंगे कि जो h of t की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि h of t की या लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या h of t की राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम वन साइडेड लिमिट का नाम देते हैं। जब लेफ्ट साइड लिमिट आपने फाइंड करनी है तो हमेशा t अप्रोचेस टू जीरो माइनस होगा। जीरो माइनस का हमेशा यही मतलब है कि जीरो से पीछे वाली वैल्यूज मीन -1 तक जाना है। जीरो प्लस का मतलब है कि आपने 0 से 1 तक की वैल्यूज की लिमिट फाइंड करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो अब आपको टू साइडेड लिमिट और वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट होप्स के अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम उनकी डेफिनेशन की तरफ आ सकते हैं। जैसे हमने टू साइडेड की डेफिनेशन दी थी, सेम वैसे ही वन साइडेड की डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वन साइडेड में हमने ए माइनस का वर्ड यूज कर लेना है या ए प्लस का वर्ड यूज कर लेना है। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है या हम इसको वन साइडेड लिमिट नाम देंगे, और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है या हम इसको वन साइडेड, दोनों लिमिट। क्योंकि वन साइडेड लिमिट हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करती कि हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं, तो हम इनको लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का नाम देते हैं। ये जो ग्राफ है ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, और ये ग्राफ जो है ये आपकी राइट लिमिट को शो कर रहा है। ये आर्बिट्रेरी ग्राफ है, फंक्शन गिवन नहीं दिए। यहाँ पे एक्स ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन जो है ये भी आपका एल को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर भी आपका फंक्शन जो है वो एल को अप्रोच कर रहा है। सो with the definition of one sided limit we see that following is true। अब अगर हमने वन साइडेड टू साइडेड का कॉन्सेप्ट देख लिया है तो हम स्टेटमेंट 3 जो है इसको सोच सकते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल भी हों। अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हों, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इनमें से कोई एक भी फेल हो जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें एक ग्राफ दे दिया, खुद से बना दिए ग्राफ। आपने सिर्फ लिमिट्स फाइंड करनी है कि इन पे दोनों साइड टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती। टू साइडेड लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल भी हों। या इन पे सिर्फ लेफ्ट या राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसने एक एलिमेंट 2 लिया है, 2 पे वो चेक करना चाह रहा है कि क्या लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और क्या इटसेल्फ टू साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। हमने 2 माइनस लिया, 2 माइनस मीन्स 2 को 1 अप्रोच कर रहा है। अब जब 1 को 2 अप्रोच कर रहा है तो 1 2 को अप्रोच करते करते एग्जैक्ट 2 के ऊपर हमें 3 आंसर दे रहा है। लेकिन जैसे ही 2 माइनस मीन्स 3 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 3 ने 2 को अप्रोच करते करते यहाँ पे हमें आंसर 2 दिया है। तो 2 माइनस पे आंसर 3 आ रहा है, 2 प्लस पे आंसर 1 आ रहा है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं है। इट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g of x does not exist। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर है। But right hand limit exists, also left hand limit of 2 also exists, right hand limit of 2 also exists, but the two sided limit does not exist। So limit x approaches to 2 g of x does not exist। The graph also shows that next हमने क्या फाइंड करनी है, 5 के ऊपर लिमिट फाइंड करनी है। अब 5 को देखें, 5 को या तो 4 अप्रोच करेगा या 5 को 6 अप्रोच करेगा। जब 6 ने 5 को अप्रोच किया तो आंसर उसने आपको 2 दिया। जब 4 ने 5 को अप्रोच किया तो भी आंसर 2 दिया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन की लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। डिस्पाइट इनफैक्ट दैट नोट दैट g of 5 ना, इसने कहा ये बॉदर नहीं करता कि इट्स सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं है। इट्स सेल्फ पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि हमें होल नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम बॉदर नहीं करते, हम सिर्फ लिमिट की बात करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट भी, दोनों इक्वल भी हैं, तो हम कह देते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। जी मैम। यस Yes, ma'am. मैम। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ दूंगी। आप लोगों ने फौरन से उसको देखना है और बताना है कि कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।
ओके ये आपके सामने ग्राफ 5 नजर आ रहा है आप लोगों को। उसने बिहेवियर आप लोगों ने चेक करना है 1 के ऊपर, 3 माइनस के ऊपर आपने बिहेवियर चेक करना है, 3 प्लस के ऊपर बिहेवियर चेक करना है, सेल्फ 3 के ऊपर बिहेवियर चेक करना है और एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। एग्जैक्ट एफ ऑफ 3 आपका क्या है वो आपने देखना है। ये 3 यहाँ पे बिलोंग करता है 2 और 4 के दरमियान, ठीक है। ये आपके 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे ग्राफिकल बिहेवियर से आपने बताना है कि आपकी क्वांटिटी सेटिस्फाइड हो रही है क्या नहीं हो रही। उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। ये आपके पास 5 से लेके 5 मिनट नहीं है, बल्कि 5 मिनट में आप इजीली जज कर सकते हैं। तो ये जरा मुझे बताएं सबसे पहले। आप 5 मिनट ले लें, उसके बाद मैंने आपसे पूछना है तो आप लोगों ने बताना है कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या सिर्फ वन साइडेड लिमिट है या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ओके, 5 मिनट बाद आपने मुझे रिप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, 1 पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने देख लिया होगा अभी तक बिहेवियर तो आपको चेक समझ आ गई होगी। ये 1 है हमारा। अब 1 के ऊपर आप बिहेवियर देख रहे हो, तो जब 2 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 1 आंसर 2 दिया। 0 ने जैसे जैसे 2 को अप्रोच किया, 0 यहाँ पे 0 था, लेकिन जैसे जैसे 2 को 1 को अप्रोच कर रहा है वो यहाँ पे 2 हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, करती है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम, करती है, ओके, एग्जिस्ट करती है। नो वी डिस्कस लिमिट x अप्रोचेस टू c 3 माइनस पे जो लिमिट है मीन 3 को 2 अप्रोच कर रहा है, तो 2 ने जैसे जैसे 3 को अप्रोच किया आंसर क्या दे दिया उसने आपको 1। 1. और जैसे ही 4 ने 3 को अप्रोच किया है 1. तो आंसर 4 दे रहा है। 1. 4 जैसे ही 3 को अप्रोच करा है तो फिर आंसर क्या दे रहा है? 4. 4 आंसर दे रहा है। 4. 4 दे रहा है ना। Yes, ma'am. 4 3 को Yes, अप्रोच ma'am. करके आंसर 1 दे रहा है, 2 3 को अप्रोच करके आंसर आपको 1 दे रहा है, 4 3 को अप्रोच करके आंसर 4 दे रहा है। लिमिट तो दोनों तरफ एग्जिस्ट करी है लेकिन इक्वल नहीं है। इट मींस 3 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं करती. नहीं करती। लिमिट 3 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है। जो उसकी लेफ्ट लिमिट है वो हमें 1 दे रही है आंसर, और जो उसकी राइट लिमिट है वो आंसर हमें क्या दे रही है? 4. 4। अब तीसरा क्वेश्चन था कि क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x exist? No, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x does not exist because left hand limit is not equal to right hand. Right and इट सेल्फ फंक्शन के ऊपर 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो 3 के ऊपर हमें जो फंक्शन की वैल्यू गिवन दी है वो कौन सी है? 3। 3. 3 है। 3. ये चीजें आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम. ओके, अब एक और ग्राफ है, इसको भी आप जरा अंडरस्टैंड करें। ये आपके सामने है 0 माइनस 0 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 2, जी ऑफ 2 और 4 के ऊपर आप सारा डिस्कस करें 5 मिनट। कहती हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं। ये 5 मिनट तक आप लोग खुद फोकस कर लें इनको।
मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया मैम। ओके, समझ आ गई है? यस किसी यस मैम। मैम। यस मैम। बेटा आप पूछ लें, फिर उसके बाद मैंने ये देने का मकसद ये था कि आपको कंसेप्ट जरा क्लियर हो जाए चीजों का। ओके, मुझे बताएंगे कि 2 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही? नो मैम। नो मैम। ओ मैम नहीं कर रहे। नो मैम। ओके, 0 के ऊपर? नो मैम। नो मैम नहीं एग्जिस्ट करी। नो मैम। ओके, 4 पे? यस मैम मैम एग्जिस्ट कर 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 रही रही है। है मैम कर रही है। कर रही है। इसका मतलब है क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप लोग इजीली आवाज नहीं आ रही मैम। कि आपकी लेफ्ट हैंड मैम लिमिट और आवाज राइट हैंड नहीं आ लिमिट रही। एग्जिस्ट करती है, सिर्फ आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम अब क्लियर है, आप अगेन बोल अब अब सकते आ हैं। रही है। मैम। ओके, आपने लेना है फंक्शन साइन एक्स। लिखें अपना फंक्शन साइन एक्स। यस मैम। लिख लिया आप लोगों ने। उसका आपको ग्राफ बनाने का पता है कैसे बनता है, ठीक है? पता है ना? यस मैम। तो मुझे ये बताएं कि π/2 पे और उसके बाद पाई के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, 2 साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक π/2 पे आपने चेक करनी है और दूसरी पाई पे चेक करनी है, ठीक है? बेशक आप ग्राफ पीछे से बना हुआ देख लें, चैप्टर नंबर 1 में जाके सिर्फ अपनी लिमिट्स को देखना है आपने। ओके, चेक करके मुझे बताएं कि उन पे 2 साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करी सिर्फ 1 साइडेड? मैम 2 साइडेड है। मैम π/2 और सेकंड कौन सा है? पाई। सेकंड पाई। मैम हो गया। जी, पाई पे करती है मैम। मैम पाई पे भी एग्जिस्ट करती है, π/2 पे भी मैम एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। दोनों पे सेम मैम 2 साइडेड है। लिमिट आपको। यस मैम। यस टू मैम। साइडेड। 2 साइडेड ओके, लिमिट। ठीक है। टू टू 330। अच्छा बेटा, आगे जो है ना ये कंसेप्ट हमारा स्पेसिफिक लिमिट वाला खत्म हो गया है। आगे हम स्टार्ट करेंगे कि जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिट आ जाती है। मीन इन्फिनिट लिमिट्स को डिस्कस करना ये डिटेल टॉपिक है। टाइम आपका कम रह गया, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन जो करने हैं वो जरा नोट कर लें ताकि आपका लिमिट का एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप कैलकुलस में कहीं पर भी कैलकुलस को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं।
सो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है। ये बहुत आप लोगों ने देखा कि सिर्फ आपका माइंड का काम है, आप इसको बेशक वर्बली नहीं करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को अभी छोड़ दें क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने भी जो एग्जांपल है वो डिस्कस नहीं की, sin x ओवर x वाली। क्वेश्चन नंबर आपने 7 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 8 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 10 करना है, 11, 12, 17, 18, आपने 18 तक फिलहाल क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं, ठीक है। मैम क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हमने नहीं सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आपने करना, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आपने करने हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम कल क्लास होगी? मैम कल क्लास होगी? हाँ जी इंशाल्लाह कल क्लास होगी। मैम किस टाइमिंग टाइम? क्या होगी? मैम टाइमिंग बता रहे टाइमिंग हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस बताने थे। जी आपने फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस बताने थे। अच्छा वो मैं बाद में बता दूंगी, कोई इश्यू नहीं है, आपने जितने किए हैं फिलहाल उतने करें। अच्छा मैम कल क्लास कल किस टाइम मैंने होगी? मॉर्निंग वालों की क्लास मैंने 11 बजे से 1 मिनट चुप करेंगे आप लोग, 11 से 12:30 लेनी है, और आप लोग बता दें किस टाइम पे आप लोग ले सकेंगे इजीली। 12:30 बजे ले लूं आप लोगों की? मैम ले लेना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 12:30 से 2 फिर आपकी क्लास होगी, ठीक है। यस मैम। यस ओके मैम। बेटा, अटेंडेंस मुझे यहाँ से भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।